मैं हूं शशांक BHU से और मैं आज आप लोगों को नीट JRF हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 लाया हूं। यूनिट 3 जिसमें है काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। मैं जितना भी प्रश्न अभी देने वाला हूं सभी प्रीवियस ईयर में सभी प्रश्नों को पूछा गया है। अब मैं बात करता हूं प्रथम प्रश्न की ओर। हाँ, प्रथम प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। तो मैं इस पे थोड़ा विस्तार से बात करता हूँ ऑप्शन 2 पे। तो इसमें है रस। रस के सिद्धांतकार हैं भरत मुनि। रस के सिद्धांतकार हैं भरत मुनि, जिनका कालक्रम था द्वितीय शती। और अलंकार के भामह, अलंकार के सिद्धांतकार हुए भामह, जो 6वीं शती में आई थी। फिर रीति के हुए वामन, जो 8वीं शती में आई। और फिर ध्वनि को हुए आनंदवर्धन, जो 9वीं शती में आई। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। मैं ऑप्शन 3 पे विस्तार से बात करता हूँ। ऑप्शन 3 में है काव्यादर्श। काव्यादर्श के ग्रंथकार हैं दंडी, जिनका समय था 7वीं शती। ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन, 9वीं शती। और काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर, जिनका समय था 9वीं से 10वीं शती के बीच में। वक्रोक्ति जीवितम, इनके इस ग्रंथ के रचनाकार हैं कुंतक, जिनका समय था 10वीं से 11वीं शती तक। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस सब प्रश्नों को पूछा जाता है बार बार। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ऑप्शन है R.A. रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्रायड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सैमुअल टेलर कॉलरिज। हाँ, तो अब मैं इस पे विस्तार से बात करता हूँ। I.A. रिचर्ड्स का जो समय था 20वीं सदी का था। फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो समय था 19वीं सदी का समय था। बेनेडिक्टो क्रोचे का समय था 20वीं सदी का समय था। और सिगमंड फ्रायड का समय 20वीं सदी था। मतलब इसमें एक ही विचारक हैं जो सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनका समय था 19वीं सदी, बाकी सब 20वीं सदी के थे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। अब हम लोग ऑप्शन 2 पे विस्तार से बात करते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1772 ईस्वी में। फिर है मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म हुआ था 1822 में इंग्लैंड में। ऑस्कर वाइल्ड हैं, इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में 1854 ईस्वी में। फिर हैं R.A. रिचर्ड्स, उनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में 1893 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, हाँ, इसमें बताना है कि अभिकथन और तर्क है, काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से अभिभूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क है इसके पीछे, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, A सही है और R गलत होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, काव्य के श्रवण या नाटक के दर्शन से उत्पन्न या अभिव्यक्त रस आनंद का पर्याय माना जाता है, पश्चिमी शास्त्रों में नहीं। पश्चिमी शास्त्रों में बात नहीं माना जाता है। भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद या सहोदर या मनोभाव समानार्थी कहा गया है। मतलब यहाँ भारत में कहा गया इस बात को, भारतीय काव्य शास्त्र में, पर पाश्चात्य में ये बात नहीं कहा गया है। तो इसलिए कथन A सही होगा और R गलत होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न सविकल्प। रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न सविकल्प। इसके पीछे तर्क है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, A सही है और R गलत होगा।
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाँ, तो इसमें बताना है संचारी भावों के उदय से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क है क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो इसमें आपको सही उत्तर इसका बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा, इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, इसके पीछे तर्क है, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए सही है और आर गलत है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए उसको सही उत्तर बताना है। अब यहाँ पे है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अब हम लोग ऑप्शन 2 पे विस्तार से बात करते हैं। ऑप्शन 2 पे विस्तार यही है कि संरचनावाद से संबंधित विचारक हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद से हैं अल्बर्ट कामू, मूल सिद्धांत के हैं आई ए रिचर्ड्स, और फिर यथार्थवाद से हैं जॉर्ज लुकास, फिर हैं अभिव्यंजनावाद के हैं क्रोचे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। इसका सही उत्तर होगा अनुमितिवाद। शंकुक का जो है अनुमितिवाद है। और इस पर हम थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लें कि देखिए यहाँ पे बता दें, भरत मुनि इस बात को बताए थे, विभावानुभावा व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है, और इस व्याख्या को 4 विद्वानों ने भी क्या किया है, व्याख्या किया है। हाँ, तो उसमें है, आचार्य में है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, अब भट्टलोलट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के सिद्धांत दिए थे। शंकुक है अनुमितिवाद, भट्टनायक का संबंध है भोगवाद या भुक्ति से, और अभिनव गुप्त का संबंध है विभक्तिवाद से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्नों को पूछा जाता है पुस्तक से संबंधित, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं बता दूं, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और रिपीटेड भी प्रश्न है, ये सब रिपीट भी किया गया है। हाँ, तो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, फिर है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरीज ऑन इमेजिनेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। इस पुस्तक को किसने लिखा था? टी.एस. एलियट इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन 2 के बाकी जो 3 ग्रंथ हैं, ये तीनों का रचनाकार कौन थे? आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो अब ऑप्शन है, साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, साधारणीकरण के लिए भोजगत व्यापार अनिवार्य है, साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, बी और सी इसके सही आंसर होगा। साधारणीकरण अवलंबन धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजगत व्यापार अनिवार्य, ये दोनों बातें सही है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी विस्तार से बता दूं, साधारणीकरण के प्रणेता हैं भट्टनायक इसके प्रणेता हैं, मतलब इसके प्रवर्तक हुए। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, बीएड वगैरह सभी जगह जहाँ हिंदी पूछा जाता है, इन सब काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न ये सब जरूर आते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, बामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। मैं सबका कालक्रम बता दूं, बामन का है 8वीं शती उत्तरार्ध और कुंतक का है 8वीं शती उत्तरार्ध, मम्मट का है 11वीं शती उत्तरार्ध, विश्वनाथ का है 14वीं शती उत्तरार्ध। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को अब देखते हैं। हाँ, अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। उत्तर संरचनावाद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1,
अब हम लोग इस पर विस्तार से बात करते हैं। उत्तर संरचनावाद के से संबंधित आचार्य हैं लुई अल्थ्यूसर, यथार्थवाद से संबंधित आचार्य हैं जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद से संबंध रखते हैं रॉबर्ट बर्न्स, उत्तर आधुनिकतावाद के हैं फ्रेडरिक जेम्सन और आधुनिकवाद के हैं डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस इंग्लिश के बहुत अच्छे पोएट हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें आचार्य दंडी द्वारा लिखित है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें आचार्य दंडी द्वारा लिखित है? तो इसका ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, मतलब कि अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श दोनों दंडी ने ही लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लक्षणाशक्ति के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं? लक्षणाशक्ति के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 इसका सही बात होगा। मुख्यार्थ या वाचार्थ की बाधा और लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होना, ये दोनों बातें सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध मुख्यतः बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखन से है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है ये सही होगा। फ्रेड कर्मोड और सी.डी. लेविस इस बात को मानते हैं, मतलब ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो उद्भट, यहाँ पे है उद्भट, तो उद्भट, वामन, रुद्रट और मम्मट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। तो ऑप्शन 3 में है, अब इस पे आप विस्तार से ही देख लीजिएगा। ऑप्शन 3 में मम्मट जो है, नीचे से बताता हूँ, मम्मट हैं जो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। रुद्रट जो हैं, रुद्रट काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा आराम से। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 के काव्य प्रयोजन संबंधी निम्नलिखित श्लोकों को सूची 2 के रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। हाँ, तो इसमें है, इसका सही उत्तर क्या होगा मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। तो इसमें धर्मार्थ काम्येच्छसु वैच्छिन्न कलासुचे, इसका इस बात को कहे थे भामा। फिर है धर्म यशस् मायुष हित बुद्धिवर्धनम, इसको भरत कहे थे, आचार्य भरत। और फिर है धर्म दिशा साधनोपाय सुकुमार कर्म मोदित, इसको कुंतक बोले थे। और है फिर लास्ट में है काव्य यशस् कृति व्यवहार हृदय वेद रचते, इसको मम्मट बोले थे इस बात को। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो इसमें बताना है आपको, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन 1, उक्ति विन्यास वक्रता। इस बात ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। ठीक है, पहला जो है उक्ति विन्यास वक्रता, ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। मैं इस पे विस्तार से थोड़ा बात करता हूँ। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। इसे स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। उन 6 भेदों में 3 भेद तो यहाँ है और 1 भेद यहाँ पे नहीं है। जो पहला है उक्ति विन्यास वक्रता, ये कुंतक ने नहीं दिया है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। रस सूत्र के क्या कौन कौन व्याख्याकार हैं, इनका सही क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। मैं इन पे थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ। भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के सिद्धांत दिए थे, और शंकुक अनुमितिवाद के दिए थे। और फिर है भट्टनायक, ये भुक्ति या भोगवाद को दिए थे। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद को दिए थे। फिर है अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका अभिनवगुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोजराज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। मैं विस्तार से बात करता हूँ ऑप्शन 3 पे। अभिनवगुप्त का जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन, और राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक, भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण, और मम्मट का है काव्य प्रकाश।
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रस सूत्र विभावा नुभावा व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो ये किस ग्रंथ में आया है, इसको कौन लिखे हैं, इसको कौन लिखे नहीं पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को, इसका ऑप्शन है साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, रस गंगाधर और 10 रूपक। इसका सही उत्तर होगा नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखा था। हाँ, इस सूत्र को भरत मुनि दिया है, भरत मुनि ने दिया है। अब फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन है विभावना, निदर्शना, असंगति, अर्थांतरन्यास। इसका सही उत्तर होगा विभावना, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा रस का अवयव नहीं है? ऑप्शन है भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसका सही उत्तर होगा भाव। भाव जो है रस का अवयव नहीं है। अब बाकी जो तीनों हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों रस का अवयव हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो इसमें इसका ऑप्शन है श्लेष, माधुर्य, शक्ति और समाधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 शक्ति। हाँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, आचार्य वामन ने काव्य गुणों को 20 भागों में बांटा, जिसमें 10 शब्द तथा 10 अर्थ गुण हैं। और मुक्त काव्य के 3 गुण माने जाते हैं, जो मुख हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। इस कथन को किस आचार्य ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? इसका ऑप्शन है 26 अध्याय, 25 अध्याय, 24 अध्याय, 23 अध्याय। इसका सही उत्तर होगा 26 अध्याय, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा विस्तार से बता दूं, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। इस पुस्तक में, पोएटिक्स पुस्तक में काव्यात्मक सृजन के लिए भाषा, लय और संगीत की बात की गई है, जो अरस्तु ने लिखा है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? जॉक देरिदा, डेनियल बेल, रोला बार्थ, रेमंड विलियम्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 रेमंड विलियम्स। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालानुक्रम सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। अब इस पर विस्तार से बात करते हैं। ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है, आनंद वर्धन लिखे हैं इसको। इसके रचनाकार आनंद वर्धन है, जिनका कालक्रम था 9वीं सदी उत्तरार्ध। फिर वक्रोक्ति जीवितम को कुंतक ने लिखा है, 10वीं सदी उत्तरार्ध इनका समय था। कवि कंठाभरण है, इनको क्षेमेंद्र ने लिखा, जिनका समय 11वीं सदी उत्तरार्ध था। फिर है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण को विश्वनाथ ने लिखा, जिसका समय था 14वीं सदी पूर्वार्ध। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें है दंडी, उद्भट, मम्मट, पंडित जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। अब और बाकी बातें आप देख लीजिएगा। इसमें दंडी का है काव्यादर्श, मम्मट का है काव्य प्रकाश, पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर, और बाकी बातें अब ये हो गया। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनके काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्धांतकारों को उनके काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। सॉस्यूर दे फर्डिनांड, जॉन लुकाच, एलियन टेट, हॉवर्ड फास्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अब मैं ऑप्शन 3 पे विस्तार से बात करता हूँ। सॉस्यूर दे फर्डिनांड की कृति है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स।
फिर है जॉर्ज लुकाच का पुस्तक है स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। फिर एलन टेट का रचना है टेंशन इन पोएट्री, बहुत अच्छी रचना है टेंशन इन पोएट्री, एलन टेट, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। हावर्ड फास्ट का रचना है लिटरेचर एंड रियलिटी। फिर है जॉर्ज डरवेंट थॉमसन का रचना है मार्क्सिज्म एंड पोएट्री। अब हम लोग ये प्रश्न अब समाप्त हो जाता है, प्रश्नोत्तरी का सत्र समाप्त होता है। और आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कल आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में सफल होकर आइए। धन्यवाद।